कहा दोगे लास्ट क्लास में? ब्लैंक वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो होमवर्क में क्या है? हाँ जी बेटा, कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है? इलस्ट्रेशन नंबर 13। हाँ जी, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 13 ट्राई किया सभी ने? कितने को डाउट है? कितने से बन गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जब आपने सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करा मतलब इनिशियली वीसीएम कितना है, तो फाइनली भी वीसीएम कितना होगा बेटा? 0। अब ये जो डायग्राम में वेलोसिटी ड्रॉ कर रखी है 10 एंड 15, ये जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिए, और इसमें कंफ्यूजन पता ना चले बच्चे को, इसलिए मासेस नहीं दिए, वरना आपको सीधा सीधा दिख जाता कि ये कुछ वेलोसिटी गेन कर भी लेंगे। तो इस तरह से होगा, सामने देखो, जितना ब्लॉक एक का m1v1 इधर, उतना ही m2v2 उधर। क्या m1v1 m2v2 कैंसिल आउट होगा? तभी तो फाइनली भी वीसीएम कितना बनेगा? 0। तो आपको तो अपने कंसेप्ट पे टिके रहना है। पहला पॉइंट, रेस्ट कंडीशन से रिलीज करा है तो इनिशियली सिस्टम के सेंटर मास का वीसीएम मतलब वेलोसिटी सेंटर मास कितना है? 0। दूसरा पॉइंट, स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक के बीच में है, ये स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा दोनों पर, वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम है, सेंटर ऑफ मास की मोशन को सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही चेंज कर सकता है, इंटरनल फोर्स नहीं। बात समझ में आई? और ये डेटा जो भी डायग्राम में शो कर रखा है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका इस क्वेश्चन के आंसर से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद भैया बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर बाकी सब तो हो चुका है। इलस्ट्रेशन 16 अभी पढ़ाया नहीं बेटा, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम भी लेंगे, उसके बाद बता देंगे। बिगिन बॉक्स टू क्वेश्चन 9, डाउट है किसी को? ये अभी एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन एक दो लेंगे, उसमें आ जाएगा। ये आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 1 में से कुछ है? एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बेटा ब्लॉक यहां पर इनिशियली रेस्ट पर थे तो बीसीएम 0, इनिशियली बीसीएम 0 है तो फाइनल भी कितना होगा? 0, राइट। ये वी और 2v स्पीड, ये कंफ्यूज करने के लिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सेम वेराइटी का लगभग तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट इतना बढ़िया किया गया है, बच्चा आंख बंद करके प्लैंक का या बोट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चालू कर दिया, जबकि उसे लास्ट लाइन में पूछा क्या है? सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ? जवाब कंसेप्चुअल, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। बात समझ में आई? इसलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डेटा देख के कंफ्यूज ना हो। 55 किलो 65 किलो बोट का वेट 100 kg, बोट की लेंथ 3 मीटर, कोई मतलब नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में बोट का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के बारे में पूछा, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उधर ही रहता है जहां उसको होना चाहिए। अरे बात समझ आ रही है? इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है ये, कि मैक्सिमम लोग बोट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, बोट का पूछा ही नहीं है। हेलो,
अपन ने बेटा जो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया अपन ने, लेकिन वहां पर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता। एक्सीएम इनिशियल बराबर एक्सीएम फाइनल, यही तो अप्लाई करा था। क्वेश्चन नंबर 9 में कितना को डाउट है? ओहो, 9 में ऐसा क्या है? फिर बना कितनों से है? इससे बड़ा सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना था। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 9 में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भले ही 12 आर है, लेकिन क्या एक्चुअल मूवेबल डिस्टेंस 9 आर ही है? वो जब भी आपस में कोलाइड करेंगे, उनका जो रेडियस है उतना डिस्टेंस तो बचेगा ही बचेगा। क्वेश्चन बड़ा कुछ इस तरह से, ये अपने पास दो ऑब्जेक्ट, लेफ्ट वाले का मास है रेडियस आर, राइट वाले का मास 5m एंड रेडियस 2r। अभी बेटा जब आपने इनको रिलीज करा, तो यहां पर ये म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। बेटा जब भी ये आपस में कोलाइड करेंगे, क्या इनके बीच में तब भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो r प्लस 2r 3r तो तब भी बचेगा। तो इनके बीच में हकीकत में एक्चुअल मूवेबल डिस्टेंस कितना है? यहां से लेके इनके सरफेस से सरफेस तक का 12r में से माइनस कर दिया इनके रेडियस r प्लस 2r को, यानी कितना बचेगा? 12r माइनस 3r 9r। क्या ये 9r ही मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा? याद करो, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसा कुछ बोला था। इनका बड़ा सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा और ये उधर ही जाएंगे, मतलब यहां पर आपको मास के इनवर्स रेशियो में डिस्टेंस को डिवाइड करना था। क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्मॉलर बॉडी, यानी कि r1 पूछा है, तो r1 का फॉर्मूला क्या होता है? m2r अपॉन m1 प्लस m2। ऐसा कुछ याद आता? r1 फाइंड कर रहे हो, यानी कि m2 आएगा, m2 मतलब कितना? 5m। एक्चुअल मूवेबल डिस्टेंस कितना फाइंड करा अभी? 9r अपॉन m प्लस 5m। इसको सॉल्व कर लोगे तो यह आ जाएगा 7.5r। समझ आया सभी को? मतलब 9r में से 7.5 तो चलेगा, हल्का वाला कैपिटल M, ये भारी है 5 गुना मास है, तो ये सिर्फ 1.5r ही चलेगा। क्लिक हुआ सभी को? अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल डाउट है? इंडिविजुअल मतलब कुछ अलग एक्स्ट्रा है ना, या जो पढ़ा है इसमें सही है? हाँ बोलो बोलो। आप पूछ रहे हो एक प्लैंक है, इधर मास ए 40 kg, इधर मास बी 40 kg, और ये पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, प्लैंक का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मास सेम है ना, दोनों सेम सेम फ्रिक्शन ही अप्लाई करेंगे, प्लैंक पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा।
हाँ एक मिनट सामने देंगे सभी। तो अगला टॉपिक है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM। अगर बेटा किसी सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या जीरो है? नेट एक्सटर्नल फोर्स, या तो एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और अगर है तो उनका टोटल जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो। इंटरनल फोर्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस सिस्टम का, किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का नहीं होता कभी भी, यहां पर उस सिस्टम का फिर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा। तो ये लाइन आपके दिमाग में आगे के लिए हमेशा फिट हो जानी चाहिए। व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या न्यूटन अंकल के अकॉर्डिंग इसको डीपी बाय डीटी लिख सकते हैं क्या? न्यूटन ने F बराबर एम ए को F बराबर डीपी बाय डीटी से ही तो डिराइव किया था। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को आपने लिख दिया डी पी यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपॉन डीटी। बेटा डी बाय डीटी मतलब डिफरेंशिएशन अगर जीरो है मतलब क्या है? वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, बिकॉज कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? जीरो। मतलब डीपी बाय डीटी जीरो मतलब पी ऑफ सिस्टम क्या है? कांस्टेंट। मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के क्या होना चाहिए? बराबर। लेट सपोज सिस्टम के अंदर दो ही पार्टिकल है, तो दो पार्टिकल का P1 प्लस P2 जो इनिशियल है वो P1 प्लस P2 फाइनल के बराबर होना चाहिए। इनका इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन कंबाइंड टोटल हमेशा क्या होगा? सेम। इसी के कुछ एप्लीकेशंस अपन देखते हैं। जैसे पहला हमारे पास गन बुलेट सिस्टम। बेटा आपने एक गन को होल्ड कर रखा है, ठीक है, उसके अंदर बुलेट स्मॉल एम मास की, उसके जो लाइन है बैरल इसके अंदर रखी हुई है। ये कैपिटल एम मास की गन, स्मॉल एम मास की बुलेट, राइट नाउ एट रेस्ट। आपने बेटा होल्ड कर रखा है, गन भी रेस्ट पे, उसके अंदर बुलेट भी रेस्ट पे। क्या दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम जीरो? तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना? जीरो। ध्यान रहे ट्रिगर को दबाना, बंदूक चलाने के लिए ट्रिगर को दबाना एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो बस आपने एक प्रोसेस इनिशिएट किया है। बात समझ में आ रही है? अगर अंदर बारूद ना हो तो गोली चलेगी क्या? इसलिए यहां पर हकीकत में जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, जो गन पाउडर है उसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, विच इज राइट नाउ इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा? और यहां पर अब जब बुलेट फायर होती है मास की कुछ यू वेलोसिटी से, तो क्या इसने कुछ आगे की ओर मोमेंटम ले लिया है? क्या इनिशियली गन बुलेट सिस्टम रेस्ट पर था? क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो था सिस्टम का? तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? जीरो। अब फाइनल मोमेंटम जीरो कैसे बनेगा? जितना मोमेंटम m इंटू यू बुलेट आगे लेगी, क्या उतना ही मोमेंटम कैपिटल एम मास की गन v वेलोसिटी से पीछे की ओर लेगी। इसलिए तो अक्सर बोलते हैं बंदूक चलाने वाले हाथ मजबूत होने से उसको एकदम रिजिडली होल्ड करना चाहिए, वरना पीछे की तरफ झटका लगता है। होता है या नहीं होता? तो यहां पर बेटा ये जो वेलोसिटी पीछे की ओर झटका लगता है इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तो जितना मोमेंटम बुलेट ने आगे लिया उतना ही जर्क ये पीछे लगता है गन पर। तो सीधी सी बात है, हमेशा हम जब भी COLM अप्लाई करते हैं वो हमेशा अप्लाई होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। ट्रिगर दबाने से जस्ट पहले सिचुएशन ये थी, ट्रिगर दबाने के जस्ट बाद सिचुएशन ये है। अब इससे 10 सेकंड बाद या 10 किलोमीटर बाद क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर अप्लाई करना है। तो यहां पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए क्या सिस्टम का P इनिशियल बराबर P फाइनल कर सकते हैं? बुलेट का जीरो, गन का भी कितना? जीरो। दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। एम मास की बुलेट की वेलोसिटी u है और कैपिटल एम मास की गन की वेलोसिटी v है। फिलहाल मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख रहा हूं। तो कैपिटल एम वी बराबर हो जाएगा बेटा माइनस एम यू। क्या ये माइनस साइन अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि क्या गन का रिकॉइल वेलोसिटी बुलेट के फायरिंग की डायरेक्शन के अपोजिट है? सारी बात समझ में? इसको बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अपने को पता ही है अभी। तो इन मैग्नीट्यूड सिंपली v को हम क्या लिख सकते हैं? एम यू अपॉन कैपिटल एम। पक्की बात है? या फिर जरूरत पड़ने पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम यू बराबर कैपिटल एम वी, मतलब जितना मोमेंटम गन ने आगे लिया है, बुलेट ने आगे लिया उतना ही गन ने कहां पर ले लिया है? पीछे की ओर। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए गन बुलेट सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? क्या इनिशियली गन बुलेट सिस्टम पूरा रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? जीरो।
लेकिन क्या अब गन के पास v रिकॉइल स्पीड और बुलेट के पास फायरिंग स्पीड u है? तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है। पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं थी लेकिन अब आ गई है। कहां से आई? बिल्कुल, बारूद से। गन पाउडर जो था उसकी जो केमिकल रिएक्शन हुई, वो केमिकल एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हुई? गन और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी में। आ रही बात समझ में? यूनिवर्स की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, फिक्स है, बस एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुई है। तो यहां पर गन पाउडर की जो केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल एनर्जी ने इसको फायर किया और उसी का रिएक्शन था, इसको झटका लगा पीछे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मिल रही है गन और बुलेट को, वो कहां से आई? गन पाउडर के रिएक्शन की केमिकल एनर्जी से। बात समझ में आ रही है सभी को? कहां तक लिख चुके हैं? ये हो गया है तक? छापो छापो छापो। बेटा, ट्रिगर को दबाना इंटरनल फोर्स नहीं है। ट्रिगर को पुल करके बस आपने नेग्लिजिबल एफर्ट से एक प्रोसेस इनिशिएट किया है। ट्रिगर दबाने से अंदर एक स्पार्क होता है, उस स्पार्क से बारूद जलता है, केमिकल रिएक्शन होती है, बुलेट फायर होती है। ये केमिकल प्रोसेस जो है इंटरनल रिएक्शन, ये है इंटरनल फोर्स। ट्रिगर दबाना इंटरनल फोर्स नहीं है। ट्रिगर दबाने के बाद अंदर जो मैकेनिज्म है जिससे गोली चलती है, वो है इंटरनल फोर्स। और जितना फोर्स बुलेट पर आगे है उतना ही गन पर पीछे। F12 बराबर माइनस F21, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही। तो इसमें बस एक लाइन और लिख लेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन फायरिंग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट हाफ mv स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में सीधा मोमेंटम गिवन हो या फाइंड कर चुके हो तो मोमेंटम के टर्म्स में भी बुलेट का तो हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल m प्लस गन का हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल M। p दोनों का सेम है, कितना? mu बराबर mv। किसी एक का फाइंड कर लो, दूसरे का फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम,
डायरेक्शन अपोजिट। एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप लोग बता सही है गलत। यहां पर बड़ा आपने जब बुलेट को फायर किया है तो गन और बुलेट का जो मोमेंटम है वो सेम है। गन और बुलेट का जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, वो सेम है। गलत है ये स्टेटमेंट। गन और बुलेट के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। डन। क्वेश्चन लिखवाया जाए। काइनेटिक एनर्जी इज रिलीज्ड इन फायरिंग। आपने फायर किया तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? जो गन पाउडर की केमिकल रिएक्शन थी, जो केमिकल एनर्जी थी, वही काइनेटिक में यहां पर अपीयर हुई है। बिकॉज पहले तो रेस्ट में ही तो था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। अब बस आपने इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। हाफ मास ऑफ बुलेट एम, फायरिंग स्पीड यू, हाफ एम स्क्वायर। जर्क पीछे की ओर लगा है, रिकॉइलिंग स्पीड वी आई है, तो हाफ कैपिटल वी स्क्वायर। ये भी एक काइनेटिक एनर्जी है गन की। ये टोटल किया तो ये टोटल रिलीज्ड काइनेटिक एनर्जी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। अ बुलेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम, a bullet of mass 0.1 kilogram is fired. A bullet of mass 0.1 kilogram is fired with speed 120 meter per second. With speed 120 meter per second from a gun of mass 5 kilogram. From a gun of mass 5 kilogram, then find out फिर से बोलता हूं। अब बुलेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम इज फायर्ड विद स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 किलोग्राम, देन फाइंड आउट डैश पार्ट 1। Momentum of system just after firing. Momentum of system just after firing. Part 2, recoiling speed of gun. Recoiling speed of gun. Part 3, kinetic energy of gun plus bullet system. Kinetic energy of gun plus bullet system
हो जाएगा सभी से? क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर कंसेप्चुअल मालूम है? इनिशियली रेस्ट पर था तो फाइनली भी कितना होगा? जीरो। तो पी फाइनल सिस्टम के लिए आप लिख सकते हैं पी इनिशियल ऑफ सिस्टम मतलब जीरो। टोटल मोमेंटम तो सिस्टम का है जीरो। रिकॉइलिंग स्पीड आप गिवन फॉर्मूला से फाइंड कर लो, एम यू अपॉन कैपिटल एम। आ रहा बड़ा आंसर सभी का? फर्स्ट का आंसर सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम जीरो। जितना मोमेंटम बुलेट ने आगे लिया उतना ही गन पीछे लेगी। रिकॉइलिंग स्पीड भी आ जाएगा एम यू अपॉन कैपिटल एम से 12/5 यानी 2.4 मीटर पर सेकंड। पक्की बात है? और फाइनली लास्ट पार्ट 3 का आंसर टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन फायरिंग हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 720 प्लस 14.4 मतलब 734.4 जूल।
आंसर आइए बेटा सभी का। ओके, एक मिनट रेस्ट पेन साइड में, निगाहें बोर्ड पे, ठीक से समझेंगे। द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो बेटा बुलेट ब्लॉक सिस्टम। यहां पर नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग से कैपिटल M मास के ब्लॉक को आपने हैंग कर रखा है, लटका रखा है, और यहां पर पास में M मास की बुलेट को आपने फायर किया U स्पीड से। अब यहां दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये कि बुलेट इस ब्लॉक को चीरती हुई, PS करती हुई क्या आर पार निकल सकती है, और दूसरा ये कि ब्लॉक अगर अच्छे मटेरियल का है तो क्या बुलेट उसमें धंसी हुई रह सकती है। तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं जो अभी केस है, इफ बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, मतलब आपने बुलेट को यहां पर M मास की बुलेट को U स्पीड से फायर किया तो अभी इसी के अंदर फिट होकर रह गई, लेकिन क्या बुलेट अपना मोमेंटम इस ब्लॉक को इंपार्ट कर देगी। तो क्या यहाँ पे बुलेट ब्लॉक स्मॉल M प्लस कैपिटल M मास कंबाइंड मास के पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी V आ चुकी है तो ये ऐसे तो नहीं रहेगा, क्या ये इस तरह से स्विंग होगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर इस तरह से स्विंग होने पर सिर्फ आप हाइट नोटिस करो, क्या पोटेंशियल एनर्जी में गेन काइनेटिक में लॉस हो जाएगा। मतलब यहां पर जो V वेलोसिटी स्ट्राइक होने पर मिली है पोटेंशियल में गेन के बराबर हो जाएगा काइनेटिक में लॉस। तो यहां पर दोनों अप्लाई करने हैं, तीन डायग्राम A B C। सबसे पहले हम बात करते हैं A एंड B। A एंड B में हम क्या अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो बाय अप्लाइंग COLM, रिजल्ट ध्यान रहे न रहे, ये COLM बहुत अच्छा बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट है, कभी भी कहीं भी यूज होता है, बहुत ठीक से सीखना। बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट देखो, M मास की बुलेट को राइट साइड आपने फायर किया है तो यहां पर P इनिशियल बराबर P फाइनल में M मास की बुलेट को U स्पीड से फायर करा, क्या कैपिटल M मास का ब्लॉक हैंग कर रहा है, मतलब रेस्ट पर है, तो M इंटू यू तो बुलेट का ब्लॉक का कैपिटल M इंटू 0। क्या अभी बुलेट गेट्स एम्बेडेड, मतलब एक कंबाइंड मास स्मॉल M प्लस कैपिटल M हो गया है, और इनका कॉमन वेलोसिटी V हुई था जो जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग अचीव हुआ होगा। तो पहली बात तो यहां से हमने V फाइंड कर लिया है, मतलब बुलेट ब्लॉक का कंबाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, जैसे बुलेट ने इसको स्ट्राइक करा अंदर धंसी भी रह गई, ये है कॉमन वेलोसिटी जो अपन यहां से फाइंड कर सकते हैं। V आ चुका है। अब डायग्राम B और C के बीच बात करते हैं। अब V आ गया है तो ये यहां नहीं रुकेगा, ये ऑब्वियसली क्या इस कर्व्ड पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे चलते हुए यहां तक जाएगा। यहां पर बेटा इसका फाइनल वेलोसिटी V क्या हो चुका है, 0, मतलब इसका काइनेटिक में लॉस पोटेंशियल में गेन के बराबर हो चुका है। तो अब आप यहां पे डायग्राम नंबर B एंड C के लिए बोलेंगे बाय अप्लाइंग COME, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। तो बाय अप्लाइंग COME आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि गेन इन PE बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो पोटेंशियल में गेन कितना हुआ, mgh, लेकिन m मतलब यहां पर क्या, स्मॉल M प्लस कैपिटल M कंबाइंड मास बराबर हाफ स्मॉल M प्लस कैपिटल M इंटू V स्क्वायर। अरे पक्की बात है, स्मॉल M प्लस कैपिटल M कंबाइंड मास है तो इसका पाथ को मत देखो, बस हाइट में इंक्रीमेंट देखो h। तो स्मॉल M प्लस कैपिटल M इंटू G इंटू h, गेन इन पोटेंशियल, लॉस इन काइनेटिक, कितना लॉस हुआ, हाफ स्मॉल M प्लस कैपिटल M, यहां पर कितनी थी वेलोसिटी V। क्या यहां बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, स्मॉल M प्लस कैपिटल M पूरा दाईं तरफ हो जाएगा कैंसिल, और ये अपने पास आ जाएगा h बराबर V स्क्वायर अपॉन 2G। तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है फाइंड आउट हाइट राइजन बाय द ब्लॉक, क्या V फाइंड कर लेंगे, V की वैल्यू यहां पुट करेंगे, क्या h मिल जाएगा। समझ आया सभी को। कोई ये डब्बे में बंद किया रिजल्ट याद करने की कोशिश मत करना, क्या ऑन द स्पॉट इक्वेशन बना सकते हो, लिखो फिर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्या हो गया, हाँ वही कह रहा हूं, लिख लो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, मैंने भी तो यही बोला। बैक बेंचर जज्बाती हो गया, और लिखने तो दो, लिखो 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 बेटा, इसलिए छापा है।
क्या हुआ बेटा? इससे मतलब अपन ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे बुलेट और ब्लॉक आपस में कोलाइड कर रहे हैं। ये हम हाई फाई अमाउंट का फोर्स वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लग रहा है, इसलिए अगर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स है तो उनको चाहो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अभी ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटी भी तो लग रही होगी, लेकिन इस 10 की पावर 6 के मल्टीप्लीकेशन में वो mg भी एक छोटा मोटा एक नेग्लिजिबल फोर्स है। तो ये कोलिजन में हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत ग्रेटर मैग्नीट्यूड के जो फोर्सेस लगते हैं F12 बराबर -F21 वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है। mg एक्सटर्नल है, टेंशन फोर्स एक्सटर्नल है, लेकिन नेग्लिजिबल यहां पर हो जाएंगे इन इंपल्सिव फोर्सेस के सामने। लिख लिया होगा आप तो? चलो फिर एक क्वेश्चन नोट करेंगे। अब बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम a bullet of mass 100 gram is moving with velocity. A bullet of mass 100 gram is moving with velocity 500 meter per second. Moving with velocity 500 meter per second, comma, strikes a block of mass 1.9 kilogram. Strikes a block of mass 1.9 kilogram and gets embedded into it. Strikes a block of mass 1.9 kilogram and gets embedded into it. And gets embedded into it. Then find out dash part 1. Then find out dash part 1. Velocity of block just after bullet strikes it. Velocity of block just after bullet strikes it. Velocity of block just after bullet strikes it. Part 2. Height up to which block will rise. Height up to which block will rise.
आंसर आइए सभी का। सिंपली आपने वैल्यूज पुट करी तो इस क्वेश्चन में बेटा v तो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड एंड हाइट अप टू विच ब्लॉक विल राइज विल बी 31.25 मीटर। आया आंसर? ओके, लिखना बंद, निगाहें बोर्ड पे, पेन साइड में, समझो 1 मिनट। पार्ट बी, मुझे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा लेकिन आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। पार्ट बी है इफ बुलेट गेट्स आउट ऑफ ब्लॉक, मतलब अभी यहाँ पे ब्लॉक जो है उसका मटेरियल बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, थोड़ा वुडन का खोखला सही है, और जैसे आपने बुलेट को फायर किया तो फायर करने के बाद बुलेट इसको चीरती हुई यहां से बाहर निकल जाएगी, तो बुलेट का क्या कुछ वेलोसिटी इसके रेजिस्टेंस की वजह से कम हो जाएगा? बेटा कोई भी मटेरियल में से बुलेट होते हुए निकलेगी तो वो मटेरियल उसको रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा ना। मतलब बुलेट का सपोज इस क्वेश्चन के अंदर आपने वेलोसिटी कितना दिया था 500, और मान लो इससे बाहर निकलते निकलते बुलेट की वेलोसिटी 100 ही रह गई, वेलोसिटी कम हुई, आधा तो रेजिस्टेंस में वेस्ट हुआ होगा और थोड़ा बहुत उसने हो सकता है इस ब्लॉक को भी प्रोवाइड कर दिया होगा। तो इनिशियली एम मास का ब्लॉक तो रेस्ट पर था और इनिशियली एम मास की बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल यू थी। अब आफ्टर पियर्सिंग आउट एंड गेटिंग आउट ऑफ द ब्लॉक एम मास की बुलेट का वेलोसिटी हो जाएगा सपोज वी डैश, और ब्लॉक एम का वेलोसिटी हो गया है वी। क्या एक बार फिर से ए एंड बी के बीच COLM अप्लाई कर सकते हैं? तो once again for A and B, just before and just after bullet gets out of the block, तो यहां पे once again by applying COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहां पे सिंपली P इनिशियल बराबर P फाइनल, बुलेट का जस्ट बिफोर इनिशियल मोमेंटम M इंटू यू प्लस ब्लॉक का कैपिटल M इंटू 0, जस्ट आफ्टर M मास के बुलेट का वेलोसिटी V डैश, तो M इंटू V डैश प्लस कैपिटल M मास के ब्लॉक का वेलोसिटी कितना V। अभी मुझे यहाँ पे V फाइंड करना है, तो कैपिटल M इंटू वी हो जाएगा एम यू माइनस बुलेट का ये मोमेंटम इधर ले आओ तो M इंटू वी डैश, तो यहां से V आ जाएगा M को मान लेने पर U माइनस वी डैश अपॉन कैपिटल M। मतलब अगर आपको बुलेट का मास गन ब्लॉक का मास बुलेट की इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बता दे तो वो कितनी वेलोसिटी ब्लॉक को इंपार्ट करेगी बुलेट, क्या ये फाइंड कर सकते हैं? और एक बार फिर से जब V अवेलेबल है तो क्या ये हाइट अप टू विच ब्लॉक विल राइज क्या बाय COME अप्लाई कर सकते हैं? तो प्रीवियस केस की तरह इस बार भी B एंड C के अंदर आप अप्लाई करेंगे COME, लेकिन इस बार सिर्फ ब्लॉक के लिए क्योंकि बुलेट तो निकल चुकी है। सारी बात समझ में? अब कुछ लोगों को ये भी टेंशन हो जाती है कि सर फिर बुलेट का क्या होगा, गई वो V डैश वेलोसिटी से उसके रास्ते, अब मतलब नहीं उससे। हेलो, COLM अप्लाई कर लिया, V फाइंड कर लिया, अब बुलेट का कोई काम नहीं, छुपा दो, अब बस ब्लॉक देखो, M मास का ब्लॉक V स्पीड से स्विंग करेगा तो क्या H हाइट कुछ राइज करेगा? तो वंस अगेन यहां पर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, तो ये हो जाएगा कैपिटल MGH बराबर हाफ कैपिटल M इंटू V स्क्वायर, M से M कैंसिल, आंसर में अब भी फॉर्मूला वाइज तो कोई बदलाव नहीं, क्या पहले भी H V स्क्वायर बाय 2G आ रहा था, लेकिन V चेंज हो गया है, पहले V अलग था, अब बुलेट में कुछ वेलोसिटी बाकी है, अब V अलग है। समझ आया सभी को? देखो ब्लॉक का मास का लॉस हुआ हुआ, तुम बड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो कि मतलब गोली चलाई तो ब्लॉक के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपन, टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा अपन फिल्मी नहीं हो। सबसे आइडियल केस किस बारे में? ए और बी में से? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बुलेट साइड से निकल गई, लगी ही नहीं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। वी हैव द नेक्स्ट जीनियस हेयर, द नेक्स्ट लेवल आइंस्टीन। बस बस बस, ताली बहुत बजाते हो, फेवरेट काम है क्या तुम्हारा है? ऐसे मत करो।
वही सेम केस ही है। अच्छी बात है, आप वायलेंस पे बिलीव नहीं करते, लेकिन यहाँ गोली ब्लॉक के ऊपर चली है, उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फुल फिल्मी जनता है। गोली सर लगी नहीं, सर टच करके साइड से छू के निकल जाए। अरे क्वेश्चन जैसा बनता है वैसे ही तो बताइए है? आपकी भावनाओं के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ी बनेगा फिजिक्स का। गोली चलाओ पर लगनी नहीं चाहिए, बस साउंड का मजा लो, ढिश के आओ। हाँ बेटा अलंकृति, गोली चलाने से ब्लॉक के चिथड़े चिथड़े उड़ेंगे, उसका मास कम हो जाएगा। 5 किलो का ब्लॉक होगा ना, उसमें से 5 ग्राम कम कर लो। एक से एक चैंपियन है इधर। ये साउंड इधर बाहर से आ रहा है ना? क्या प्रोग्राम है इधर? शादी हो रही है? बिना मुहूर्त की शादी? ये कौन है घोड़ी चढ़ रहा है, इसको बोलो उतर जा, टाइम है अभी भी। एक और चैंपियन है अपने पास, मिस्टर यथार्थ, केस थर्ड, ब्लॉक मेटल का था, गोली टकरा के रिबाउंड हो गई, चलाने वाला खुद नहीं पड़ गया। थैंक यू सो मच यथार्थ, आज मैंने भी कुछ नया सीख लिया तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। और भी 5 के में से सेम थॉट हमारे दिमाग में भी था। अरे नाला को पिक्चर कम देखा करो तुम। बस 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 बस, लिख लिया होगा ना? चलो क्वेश्चन नोट करो। एक सेकंड रुके हैं, 1 सेकंड तो हो गया बेटा। मास्क लगा लो बाबूलाल। बोला एक को, 3 ने लगा लिया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नोट करें। A bullet of mass 10 gram a bullet of mass 10 gram is moving with velocity 500 meter per second. Moving with velocity 500 meter per second. Strikes a block of mass 2 kilogram. Strikes a block of mass 2 kilogram. Full stop. If bullet leaves the block,
If bullet leaves the block with velocity 100 meter per second, if bullet leaves the block with velocity 100 meter per second, then find out dash part 1. Velocity of block just after bullet leaves it. Then find out dash part 1. Velocity of block just after bullet leaves it. Velocity of block just after bullet leaves it. Part 2. Height up to which block will rise. Height up to which block will rise. बस ज्यादा बातचीत नहीं, आवाज नहीं, बस फुर्ती से विद इन 1 मिनट सॉल्व करें सभी.
हो गया लिखना नहीं, सामने देखें एक मिनट। द नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन COLM इज बॉम्ब एक्सप्लोजन। अब यहां पर बेटा ये कोई थ्योरी नहीं है। अब बॉम्ब जो है नॉर्मली तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से ब्लास्ट होता है, राइट। लेकिन यहां पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे फिजिक्स के हिसाब से कि बॉम्ब फटा तो दो टुकड़े हुए, दो फ्रेगमेंट्स हुए, या तीन हुए या चार हुए। नॉर्मली दो तीन या चार, इससे ज्यादा नहीं पूछता, मोस्टली दो या तीन ही होंगे। अब एक बात कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर इनिशियली बॉम्ब फटने से पहले, ब्लास्ट होने से पहले रेस्ट पे रखा हुआ है तो इनिशियल मोमेंटम कितना? तो ब्लास्ट होने पर फाइनल भी जीरो होगा, क्योंकि बॉम्ब अपने अंदर ही कुछ केमिकल रिएक्शन से ही ब्लास्ट होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहां कोई फिर से फिल्मी आदमी कलाकारी मत बताना कि सर वो थोड़ा सा वो छील के पिन निकालते ना, वो प्रोसेस इनिशिएट करा है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना नहीं बोलते उसको। इंटरनल केमिकल रिएक्शन से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। मान लो बेटा अगर दो फ्रैगमेंट, दो टुकड़े हुए, क्या ऑब्वियसली उनको अपोजिट साइड में ही ट्रेवल करना होगा? ये इनिशियल मोमेंटम जीरो था सिस्टम का, बॉम्ब का इनिशियल मोमेंटम जीरो है, और दो टुकड़े हुए तो क्या उनको अपोजिट साइड में इस तरह से ट्रेवल करना होगा कि M1 V1 और M2 V2 कैंसिल आउट हो गए, फिर से फाइनल मोमेंटम जीरो बना ले। तो ये दो फ्रेगमेंट वाला तो सबसे क्वाइट ऑब्वियस केस है, कॉमन सेंस से कोई बोल सकता है कि अगर दो टुकड़ों में बॉम्ब फटा है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल ही ट्रेवलिंग करेंगे, इस तरह से कि M1V1 बराबर क्या हो जाए, M2V2, जस्ट लाइक गन बुलेट सिस्टम, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, बी केयरफुल, थ्योरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है और ये बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी कभी आता ही है। यहां पर मेरा M मास का एक बॉम्ब था, इसके तीन फ्रेगमेंट, तीन टुकड़े हुए, M1 M2 M3। ये एक बहुत फेमस वैरायटी क्वेश्चन की, ठीक से सुनना। एक फ्रेगमेंट गया हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा फ्रेगमेंट गया वाई एक्सिस के अलोंग। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही कहीं बीच में बनेगा? और क्या उसके जस्ट अपोजिट ही थर्ड M3 को V3 स्पीड से जाना होगा ताकि कट पिट के सब जीरो हो जाए? तो फंडा फिर से वही, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर, कैपिटल M मास का बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे था तो M इंटू जीरो, यहां पर P1 बराबर M1V1 प्लस P2 बराबर M2V2 प्लस P3 बराबर M3V3। तो अगर यहां पर M1V1 M2V2 M3V3 इन सब डेटा में से आपको V1 V2 बता देगा तो V3 फाइंड करना होगा। M1 M2 M3 भी वो आपको हो सकता है थोड़ा रेशियोज में बताया। लेट सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला, a bomb has exploded in the ratio 1:1:3। इसका मतलब समझ गए? अगर आप बॉम्ब का टोटल मास 5M मान लो तो वो क्या हो जाएंगे मासेस, M M एंड 3M। पक्की बात है? तो एक M ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, 3M ये हो जाएगा, और V1 V2 बता दें तो क्या बचा हुआ V3 फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर इसी की एक स्पेशल क्वेश्चन है कि यहां पर फिर से P1 प्लस P2 प्लस P3 को आपने यहां से इक्वेशन 1 से फिर से देखा जीरो, P3 हो गया माइनस ऑफ P1 प्लस P2। क्या P1 और P2 यानी कि M1V1 और M2V2 का रिजल्टेंट इधर इधर इनके बीच में ही कहीं पे होगा? और P3 जो है बेटा जस्ट इसका माइनस है, नेगेटिव, मतलब P1 एंड P2 के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए, P3 मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट, तभी तो कैंसल आउट होकर टोटल क्या बनेगा, जीरो। समझ आया सभी को? लिखो लिखो लिखो। जल्दी 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 नोट करें, क्वेश्चन करेंगे इसका।
सेम ही तो चीज है, वही तो करा है। अगर आप ठीक से देखो तो हकीकत में वही चीज है। अगर ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था तो वीसीएम इनिशियल जीरो, फटने के बाद भी जीरो, तभी तो ये M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन में वो M1 प्लस M2 प्लस M3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जीरो में। सेम ही चीज है। वो फिर फाइन करना पड़ता। फिलहाल तो मैंने बोला ना आपको, ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड, तो फिलहाल तो एंगल 90 है, इसलिए रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर कर दिया। अदरवाइज वो एंगल होता तो वहां एक थर्ड टर्म भी आती है, वो 2AB cos थीटा। ओके, क्वेश्चन नोट करें। जितना बाकी स्पेस छोड़ के लैंग्वेज लिख लो 1 मिनट की। A bomb is initially at rest. A bomb is initially at rest, comma, gets exploded into 3 fragments, gets exploded into 3 fragments of ratio 1:1:3. Gets exploded into 3 fragments of ratio 1:1:3. Full stop, आगे लिखें। First 2 fragments are moving with speed. First 2 fragments, फर्स्ट 2 समझ गया ना, मतलब जो 1:1 यानी M और M जिनका मास मानेंगे। फर्स्ट 2 फ्रैगमेंट्स आर मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, moving with speed 10 meter per second in mutually perpendicular direction. Speed 10 meter per second in mutually perpendicular direction. Then find out dash part 1. Then find out dash part 1. Speed of third fragment. Then find out dash part 1. Speed of third fragment. Then find out dash part 1. Speed of third fragment. Part 2. Final kinetic energy of system. Final kinetic energy of system. करें इसको।
यहां पर जो बेटा काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करेंगे लास्ट में, वो स्मॉल एम के टर्म्स में आएगी। इसमें सेकंड पार्ट एडिशनली मैंने अपनी तरफ से ऐड किया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना होगा। बन जाएगा सभी से? आई थिंक पार्ट 1 का आंसर तो सबका आ चुका होगा, 10√2/3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया आंसर? यहां पर बेटा ये जो हमने अभी एक पार्ट पढ़ा है, यहां पे एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल सेम चीज है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहां पर दो मासेस m और m ट्रेवल कर रहे हैं, बचा हुआ 3m इधर ही मूव करेगा, तभी नेट मोमेंटम सिस्टम का आफ्टर ब्लास्टिंग भी 0 ही बनेगा। हाँ जी, होमवर्क नोट करें पहले फुर्ती से। इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 19 बिगिन बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक काम करो, ये बिगिनर बॉक्स 3 क्वेश्चन 4 अभी रहने दो, अभी इसको रहने दो। एक्सरसाइज 1 में 24 से लेके 40, एक्सरसाइज 1 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।